आज का जो ये विषय है ना आपका, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने ये कि अपना प्रारूप लॉन्च किया था इस पे एप्लीकेशन करने के लिए, तो पता लगा जो है कि बहुत लोग इस पे अपना इंटरेस्ट शो किए हैं कि बकरी पालन पे हमको सीखना है। कि अक्सर ये होता है, हम लोग भी देखते हैं कि बकरी पालन की बात कहीं की जाए तो उद्यमिता के लिए बकरी पालन से अच्छा एक सोर्स कोई और नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही कम संसाधन में और कुशलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई इसमें हमको बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान हो या कुछ, क्योंकि देख के आदमी सीख लेता है कैसे कैसे क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या है हम लोगों की, कि हम कोई भी काम जब प्रारंभ करते हैं तो उसका हमारे पास पूरा प्लान नहीं होता। जब आपके पास आपके स्वयं के काम का प्लान नहीं है कि हमें इसे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है, तो आप ये समझिए कि आपके पास कोई रोजगार का प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि आप चाहे बहुत छोटा काम चालू करिए या कोई बहुत बड़ा काम चालू करिए, जब तक कि उस काम को आप व्यवसायिक नजरिए से नहीं देखेंगे, ये आपका स्वयं का एक व्यवसाय है। ऐसे शौकिया टाइम पास करना जो है, तो समय की कीमत आदमी लगाता नहीं है कि जो समय गया फिर वापस तो आएगा नहीं, और बड़ा कीमती होता है समय। बाद में आपको पछतावा ही मिलता है कि अगर 10 साल पहले जो है 5 साल पहले काम चालू किए होते तो आज हम कहाँ पहुंचे होते। आज बैठ आप सोचोगे तो कोई भी काम अगर न्यू रखिए उसको आप, तो एक आधार के साथ रखिए, एक प्लान के साथ रखिए कि हमको जो है अगले साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। उसी तरीके से आपको अगर बकरी पालन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका होता है चुनाव। आपका चयन की प्रक्रिया क्या है? चुनाव मीन्स ये है कि बकरियां जिस पे आप काम करना चाहते हो, एक तो आप सर्वे करिए, रिसर्च करिए, लोगों के पास जाइए जो बकरी पालक है उनसे मिलिए, वैज्ञानिकों से मिलिए, तमाम शोध संस्थान हैं वहाँ जाइए, भ्रमण करिए। देखिए, काम चालू करने से पहले जो आपका ये सब काम है ना, ये बहुत जरूरी होता है। आप डायरेक्टली कोई काम चालू कर देंगे तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए, क्योंकि उसके बारे में आपको जो है, आप है कहना कि सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा है, जहाँ से हम ज्ञान लेते हैं वो या तो हम इंटरनेट से लेंगे, या तो किताब से लेंगे, और या तो जो है किसी पत्रिका में, लेख में, मैगजीन में कहीं पढ़ेंगे उस चीज़ों को, और नहीं तो किसी वैज्ञानिक से मिलेंगे तो उसका एक्सपर्ट है। अब थ्योरी बहुत काम नहीं आती है। अगर हम कोई लेख पढ़ ले, बकरी पालन की जो वैज्ञानिक विधि पूरा हम पढ़ डालें और पढ़ के हम सोचे जो है कि आप ये हम सब हमको मालूम हो गया कैसे कैसे होना है और अब हम काम कर देंगे, तो ये जो है तरीका कहीं न कहीं गलत होता है और इसमें फेल्योर ही मिलता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सामंजस्य होता है एक आपका थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, इसीलिए हर काम में जो है आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है कि वास्तव में काम कैसे किया जाएगा वो भी सीखो। तो प्रैक्टिकल ज्ञान जो होता है वो आपके काम के प्रारंभ में बहुत जरूरी होता है कि आप जब बकरी पालन करने जा रहे हैं तो जो इसका मथुरा में सेंटर है बकरी पालन का, देखिए हर एक जानवर पे, हर एक फसल पे जो है कहीं कहीं पे भारत सरकार के द्वारा अपना एक केंद्र स्थापित किया गया है। वहाँ पर उसका बृहद विस्तार से जो है शोध होता है, वहाँ पर प्रजनन की तमाम क्रियाएं होती हैं, अच्छी नस्लें बनाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे क्षेत्र हैं, जो हमारे किसान हैं, जो पालना चाहते हैं, उस पे जो है हम कैसे उनको अच्छा कर दे पाए, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब आपसे मैंने पूछा जो है कि आपके पास जो लोग बकरी पालक हैं तो नस्लें क्या है? नस्लों में आपने बताया कि बस ऐसे ही है, देसी। अब ऐसे ही मतलब कि अगर कोई आदमी, मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मान लीजिए कि आपको एक मौका देने आया हूँ मैं कि ठीक है आप बकरी पालक हैं और आपका मैं जितना आपका प्रोडक्शन है, आपका दूध है या बाई प्रोडक्ट है या जो है जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, आपको मैं एक अच्छा पैसा दे करके आपको चीजों को मैं खरीदूंगा, आपको बाजार दे रहा हूँ।
अब बाजार देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा ना, कैसे कैसे आप काम कर रहे हो, और उस काम में अगर आपने बता दिया कि बस मेरा काम तो ऐसे ही है, तो अगले आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो आपके साथ व्यवसाय करने आया है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि इनके पास अपना ढंग का काम नहीं है और ये तो बस शौकिया कर रहा है। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए आपका ये जो प्रशिक्षण है इसको बहुत ध्यान से आप सोचिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और बकरियां हमारी हैं उनको देखिएगा भी। जो वहाँ चरवाहा है उससे पूछिएगा भी जो है कि ये जो बकरियां आपकी हैं कौन से पत्तियों को, कौन से घास को बहुत चाव से खाती हैं, इनको वायरल कब कब हो जाता है, इसकी देखरेख कैसे होती है, कितनी जगह में कितनी बकरी पाली जा सकती है, ये सब वो भी बता देगा, क्योंकि वो लगातार उनके साथ लगा हुआ है। बताया ना कि जो एक वैज्ञानिक जो है आपको बताएगा उतना ही वो भी बता देगा, क्योंकि वो लगातार उनकी सेवा कर रहा है, उनके साथ लगा हुआ है। तो हमारे पास जो नस्लें हैं उसमें बर्बरी है, जमुनापारी है, सिरोही है, ब्लैक बंगाल है, यहाँ पर ये सब चीजें पाली गई। अच्छा, केवी पे क्या होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हमारा एक केंद्र जहाँ पे आप आए हो, यहाँ पर ऐसे कोई चीज नहीं पाली जाती, ऐसे कोई फसल नहीं लगाई जाती। मतलब जैसे हमने कहा कि हमें जो अच्छा लगा ला करके हम उसको आपको दे दिए कि इसको आप करिए, आपके लिए अच्छा होगा, ये एक गलत माध्यम है। सही माध्यम क्या है कि अगर यह एक शोध संस्थान है और किसानों की उन्नति के लिए काम कर रहा है, आपके साथ लग के आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो हम आपको वो तकनीकी दें, वह चीजें दें जो वास्तव में आपके लिए अच्छी हो। तो वो तकनीकी देने से पहले हमको अपने आप में खुद जो है ये संतुष्ट होना होगा कि यह चीज आपके लिए या आपके जनपद के लिए वास्तव में अच्छी होगी या नहीं होगी। मान लीजिए मैं आंध्र प्रदेश गया, तमिलनाडु गया, गुजरात गया, मुंबई गया, कोलकाता गया, जगह जगह जाकर के हमको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिली। ये हो रहा है यहाँ पर अच्छा है, इससे हमारे किसान भी लाभ ले सकते हैं, इसको हम ले आकर के आपको सौंप दिए, डायरेक्टली जाके वहां से आपको हम सौंप दिए। अब हो सकता है कि आप यहाँ फेल हो गए, क्योंकि वो कैसे उगाई जाएगी, उसकी क्या प्रक्रिया है उगाने की, कब कब बुआई होगी, कितनी उपज है, कौन सी प्रजाति है, कितना पानी लेना है, इसमें कौन सा रोग कीट आता है, ये सब चीजें आपको नहीं पता है, क्योंकि आपके लिए नया है एकदम से, है ना। तो इन प्रक्रियाओं से बचने के लिए होता क्या है कि हम कोई भी तकनीकी अगर आपको बताने जा रहे हैं तो उस पर लगातार कम से कम 3 साल तक यहाँ पर शोध करते हैं अपने क्षेत्र पर, लगातार कम से कम 3 साल तक यहाँ पर खुद करके देखते हैं कि यह इसमें फेल होने चांस कितना है या पास होने चांस कितना है, हम खुद फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। अपनी संतुष्टि के लिए जो है उसको हम उसकी सारी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए यहाँ पर खुद करते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं ये वास्तव में जो है अगले 2-3 साल में ये मालूम पड़ जाता है करते करते ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमारे किसानों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उसको हम आपको फिर देते हैं। अब शुरुआत में यहाँ केवी पे जमुनापारी पाली गई और बरबरी पाली गई, सिरोही भी लाई गई। अब उसमें से अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है जो आपको हम अगर देना चाहें तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो हमारी दुकान पे तो यही आएगा, आप बरबरी पालिए। क्योंकि जमुनापारी क्या है कि जमुनापारी काठी जो है काफी ऊंची है, लंबी है, ऊंची है, बड़े बड़े बाल वाली है, देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन उसकी जो मांग है, हम अपना काम तो किस पे करेंगे, मांग आधारित पे करेंगे ना। जो मांग है बाजार की, जो लोगों की मांग है उस पर हम अपना काम करेंगे। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो करेगा आप तो पीस करोगे नहीं, खिला के पाल लिए, खूटा बांध लिए, जो है आपको अच्छा लग रहा है, कब तक करोगे। तो जो डिमांड है उसके आधार पे आप काम करना चाहिए। तो जमुनापारी की यहाँ पर है क्या कि वो एक बच्चे
या अधिकतम जो है कभी कभी 2 बच्चे, रेयर केस, नहीं तो 1 ही बच्चे देते हैं। और ऊंची कदकाठी होने के नाते जो है बहुत ज़्यादा वो फुटुली नहीं होती है, हल्की सुस्त टाइप। मोर्टेलिटी रेशियो जो है अगर हम कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो बर्बरी से कहीं ज़्यादा है। मोर्टेलिटी मतलब क्या है कि बच्चे होते हैं तो वो मर जाते हैं, या जो है उनके वयस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। कभी कोई रोग आ गया, कोई कीड़ा लग गया, कुछ हो गया, गला फुटू हो गया, अफारा हो गया, तो वो जल्दी से जो है मर जाते हैं। इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बर्बरी नस्ल ऐसी है कि बर्बरी बहुत टिकाऊ है, वो आपके प्रकृति के साथ ढल जाती है। जो हमारा वातावरण यहाँ का है उस प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल लेती है, और वह दूध में भी अच्छी है और मांस में भी अच्छी है, दोनों काम के लिए अच्छी है दुकाती है बर्बरी नस्ल। तो अगर आपको बर्बरी पे काम करना है या बकरी पे काम करना है तो बर्बरी नस्ल को आप अपने पास रखिएगा, एक चॉइस। ये आपकी सीता बुगली अच्छी है। अच्छा, जो आपके मेल या फीमेल जो आप लोग कर रहे हैं, तो नर बकरे को और जो है मादा को दोनों एक साथ ही रखते हैं, एक साथ रखते हैं। अब है क्या कि जब आप व्यावसायिक तरीके से करिएगा तो मान लीजिए आपके पास 2 नस्ल जो है या 3 नस्ल के हैं, एक जो है आपका बबरी का मेल है, एक आपका सिरोही का है, एक कोई और है, तो अलग अलग नस्ल के बकरे आपके पास बकरियां हैं। हाँ, जब सबको आप एक ही झुंड में मिला दोगे तो क्रॉस ब्रीड होगा। तो जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो कौन सी हैं वो आपको पता ही नहीं है, ये बर्बरी की हैं, जो किसकी हैं, किसकी हैं, क्या है। तो अगर शुद्धता रखनी है, क्योंकि प्योरिटी बहुत जरूरी होती है, जो भी आगे लेने वाला आपसे आएगा तो पूछेगा कि इसमें ये जो है मिक्सचर है या शुद्ध है। जैसे आपने कहा ना कि देसी मिक्स है, तो उसका रेट आप कम पाओगे। जो एकदम प्योर बने हैं उसको ज़्यादा पाओगे। इसलिए इनके जो मेल हैं, जो नर बकरे हैं, इनको अलग अलग आप जो बॉक्स बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, उसमें रखिए। हमेशा मेल को अलग रखिए और मादाओं को अलग रखिए। ये तरीका आप काम करने को होता है। कहीं भी आप सेंटर पे जाओगे तो आपको जितने मेल के बकरे हैं सबका आपका बिल्डर बना हुआ है, सब अलग अलग बिल्डर बन रहे हैं। वो झुंड में नहीं रहेंगे, झुंड रहेंगे तब तो खेल कर देंगे, इसलिए सबको अलग अलग। अगर चरने भी जा रहे हैं तो जो है उनको प्रयास करिए कि उनका खाना, उनकी पत्ती जो भी खाते हैं उनको फ्रीडम दे दीजिए, या जो है जितने मेल हैं उनको अलग चराइए, फीमेल को अलग चराइए, मिलावट ना होने पाए ये तरीके। अच्छा, दूसरी चीज कि हम अगर केवल मांस पे ही सोचेंगे कि बकरी पालन करके जो है आप मांस का व्यवसाय कर रहे हो, तो आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। आपका बाजार जो है वो बधा हुआ है कि आपको बस वही एक तरीका है मांस बेच करने का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिर विचार किए बकरी पालन से और क्या हो सकता है। हो सकता काम है और इससे खाद भी आप तैयार बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका अगर मूत्र जो है इसको अगर एकत्र किया जाए तो खाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल है। अब इसमें से एक एक की बात करूं अगर मैं, सबसे पहले बात आती है कि गोट मिल्क, बकरी का दूध। अभी जो महामारी फैली हुई है इसका हाल आप सभी देख रहे होंगे, जितना वायरल, जितना बुखार, इतना बुखार आ गया कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स डाउन होती है। हर घर में बच्चे हो या वयस्क हो जो है अगर बुखार हुआ तो आपकी प्लेटलेट्स डाउन। ऐसा बुखार चल रहा है, ऐसा मलेरिया चल रहा है जो है कि आप एकदम कमजोर पड़ जाओगे, और जब उठते भी हो तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बड़ा कमजोर हो जाता है।
क्योंकि इतनी हाईली जो है आपको दवाएं दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा एमजी की, इतनी ज़्यादा हार्ड है कि उससे आपका शरीर जो है कहीं कहीं पे प्रभावित होता है। तो ये तरीका जो है आपका, इसमें देखने में ये आया जो है कि जहाँ जहाँ कहीं दवाएं नहीं काम कर रही हैं वहाँ बकरी का दूध, पपीते की पत्ती, ये विधियाँ काम करेंगी। और इस समय में देखा यह गया कि जो बकरी पालक हैं वो 100 ग्राम या 200 ग्राम या 1 पाव दूध का बड़ा अच्छा कीमत देते हैं, लोग बेच रहे हैं। ऐसे कोई कीमत नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं जो है तो उसमें आकर ढूंढता है। और वास्तव में इसमें इतनी इम्यून सिस्टम मजबूत करने का एक कैपेसिटी है बकरी के दूध में कि आप अभी सोच नहीं पाओगे। इस पर अगर कोई शोध किया जाए कि वास्तव में बकरी के दूध में जो है बीमारियों को लाने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, तो निकल के आएगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको जन्म दे रहा है, ये परिणाम दे रहा है तत्काल में। तो इस पे विचार करने लायक है कि अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं तो इसके दूध के व्यवसाय पे सोचिए। और दूध का व्यवसाय ऐसे नहीं कि आप जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा दूध पैदा हो रहा है कि आपकी बाल्टी भर जा रही है तो उसको आप दूधिया लगा रहे हो, बेच रहे हो, इतना होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम दूध देती है बकरी। तो इस दूध को ऐसा बना के बेचिए कि 100 ग्राम की डिब्बी बोतल, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की बोतल निकालिए ओट मिल्क की, और उसकी ब्रांडिंग करिए। अब अगर बाजार की बात करूं मैं, तो बाजार में आपकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, और इसकी समझ बहुत कम लोग को होती है कि वास्तव में अगर हमें अपना धान, गेहूं, मक्का, बाजरा जो भी बेचना है तो हमें केवल मंडी ले जाकर बेचना ही आना आता है। तालीम भरे और ले जाके मंडी में पटक दिए खुले में, अनाज को हम बेच आए। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी खेती तो नहीं करते हैं, लेकिन पैसा आपसे ज्यादा कमाते हैं। अनाज आपका है, आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन जो बाजार में बैठा हुआ है आपके अनाज से आपसे 2 गुना पैसा कमाएगा, क्योंकि उसको बाजार करना आता है, उसको ब्रांडिंग करनी आती है, उसको पैकेजिंग करनी आती है, और आदमी को क्या चाहिए किस तरीके से उसको आता है कि हमको प्रेजेंट क्या करना है। तो इसी तरीके से जो है अगर आप अपने बकरे के दूध को जो है किसी डिबिया में, किसी गिलास में इतना सारा दे देंगे, थोड़ा दे देंगे, तो कोई कीमत नहीं। लेकिन वही आप एक अच्छी प्रीमियम लुक में जो देखने में बड़ा अच्छा लगे, आप पेप्सी पीते हैं, कोका-कोला पीते हैं, हम सब पीते हैं, देखते हैं, उसकी बोतल जो है 2 लीटर की भी आती है, 1 लीटर की भी आती है, 500 ml की भी आती है, 300 ml की भी आती है, और अब क्या हो गया है, एक इतनी छोटी सी आ गई सिरप होता है, जो सिरप पीते थे इससे छोटा है वो, इस टाइप का। तो आजकल तो इससे हम लोग जब जाते हैं कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, देते खाना खाते हुए, लोग पानी कम मांगते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक मांग लेते हैं, खाने के साथ में एक छोटी सी बोतल ला करके दे दो। तो अब उसकी कीमत देखो, उससे हमारे प्यास भी नहीं बुझती है, लेकिन एक है हैबिट पड़ रहा है, इसे आदत में आ रहा है, आपकी आदत डालने जा रही है, आदत डाली जा रही है। होता है ना कि आपको इतना ही क्वांटिटी दिया जाए जिससे आपकी तृप्ति ना हो, आपकी संतुष्टि नहीं होगी, इसको आपको बार बार लेना पड़ेगा। अगर हमने पानी लिया, पानी 1 लीटर लूंगा और 1 लीटर पूरा पी जाऊंगा तो काफी टाइम तक रिलैक्स मिल जाएगा कि अब पानी कभी पूरी है। लेकिन जब इसको पीऊंगा इतने से प्यास नहीं जाती है। इसको आप जो है 20 रुपए का लोगे, आप एक बार पी लिए, आपकी प्यास नहीं गई, फिर लिए, फिर वहीं पर गिरिए, मतलब आप अपने आप को एक बार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार आपको बाजार में जाना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी होती है बाजार की कि आपको जो है बार बार संतुष्ट होना पड़ेगा। तो
तो ऐसे ही बकरी के दूध पे जो है आप इतनी बड़ी बोतल पे आप प्रयास करिए, क्योंकि उसको कोई 1 लीटर लेगा नहीं, कितना लेगा? 100 ग्राम लेगा, 150 ग्राम लेगा, 200 ग्राम लेगा। तो आपकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए? इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी उसको देखे भी एक बार कि यार बड़ा अच्छा दिख रहा है, इसका जो लुक है, इतनी बड़ी जो है बोतल रखी हुई है और एकदम सुंदर रैपर लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लुक है, खूब अच्छी बकरी बनी हुई है, खूब अच्छा एकदम दूर ऐसे तैरता हुआ दिख रहा है, जो एक दिमाग में इमेजिंग कि जो एक बार आदमी देखे तो उसको दिमाग उस पर निगाहें टिक जाए कि हाय क्या और बिना मतलब की पी जाए एक बार लेकर के। एक ड्रिंक है, इसका प्रचार ऐसे करेंगे, गोट ड्रिंक, गोट मिल्क। तो ये पिए ऐसे जैसे ना आपका जो है कभी मट्ठा आता है, कभी जलजीरा आता है, कभी छाछ आता है, दूध के तमाम प्रोडक्ट ऐसे ही गोट के। और जिस तरीके से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, हम कमजोर पड़ रहे हैं, अगर ये चीजें आप लॉन्च करोगे, बाजार में ले आओगे, विश्वास मानिए हाथों हाथ बिकेगी। बहुत सारे डिमांड है ना, और बाजार में अभी इसमें कोई है भी नहीं। अगर आप लोग आते हो तो आप इकलौते होगे। ऐसा तो सर जो है ग्रुप बना कर ही किया जा सकता है। हाँ, मैं ग्रुप की बात अभी करूंगा। अभी बाजार की प्रक्रिया क्या होती है कि आप इकलौता अपना काम करना चाहते हो, या समूह करना चाहते हो, या कंपनी खोल करना चाहते हो, तमाम तरीके होते हैं। तो किस तरीके को आप अपना चाहते हो, आपकी क्षमता क्या, कैपेसिटी क्या है। बकरी के जो बाई प्रोडक्ट है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसके दूध पे सोचें, इसके मांस पे सोचें, या जो है इससे जुड़ी हुई जो और चीजें हैं, जैसे इसका खाद या इसका यूरिन। आप बार बार देखते होंगे, कहीं जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं कि गाय है, हम जो है किसी बुफैलो के भैंस के मूत्र की बात नहीं करते, हम गौमूत्र की बात करते हैं, हम गाय के दूध की बात करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कोई भैंस से या किसी और जानवर से कोई जो है आपको पीड़ा नहीं है ना, कोई दुश्मन है नहीं, सब में कहीं कहीं पे कुछ कुछ अपना एक अनोखापन है। लेकिन वास्तव ऐसा है कि गाय के दूध में, गाय के मूत्र में, गाय के इसमें जो है दूध घी में कुछ चीजें हैं जो सबसे अलग है, सबसे अलग। आप कभी इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक या थोड़ा समय देकर के कभी आप शोध करिएगा, अपने घर में शोध करिएगा कि गाय के घी से और किसी और जानवर के घी से आप इसमें तुलना करिएगा क्या अंतर है। आप पूरा एक पत्र लिख देंगे, कितना कुछ निकल के आएगा, या आप पूरा पेज लिख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में। ऐसे ही जो आपकी अगर है ना कि हमारे पास कम जमीन है या बड़े जानवर पालने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आप अच्छे जानवर लेने जाएंगे, बड़ी गाय लेंगे, बड़ा भैंस लेंगे, जो है कम से कम आपको 60-70 या लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा जानवर का। और इतनी पूंजी की क्षमता हमारी नहीं है, हमें कम पूंजी में काम करना है, टिकाऊ काम करना है और करना है जल्दी से। तो आप इसके लिए ऑप्शन है कि छोटे जानवर पे आइए। छोटे जानवर में मिनी आपका जो है कामधेनु करके या जो है मिनी गुजर करके इस पे आपके पशुपालन विभाग में योजनाएं भी हैं कि आप जो है अगर आपको छोटे जानवर काम करना है तो बकरी वगैरह है, आपका जो है पिगरीज है, सुअर पे है, इन सब पे आप काम कर सकते हो। तो ऑप्शन तमाम है कि कम पूंजी में काम करना है तो क्या है, ज्यादा पूंजी में काम करना है तो क्या है, आपके पास बड़ी लैंड है, ज्यादा कैपेसिटी है तो क्या कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर कोई किसान कहे कि हमारे पास जानवर जमीन नहीं है तो कैसे क्या करें, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप अपने घर के आगे पीछे जो जमीन बची हुई है थोड़ी बहुत वहीं पर कर लीजिए। और छोटी जमीन करेंगे तो वहाँ पे आप डेयरी खोल पाएंगे ना, अगर जमीन छोटी है तो वहाँ पे आपकी डेयरी नहीं हो पाएगी, तो आप बकरी कर लीजिए, इसका अपना महत्व अलग है।
तो ये चीजें हैं कि आप बकरी पे आप विचार करिए। कभी आपको लगता है कि आपको बकरी पालन पे आगे बढ़ना है, इस पे व्यवसाय के जरिए से काम करना है, तो एक प्रोजेक्ट बनाइए। अपना जो है, अपना जो कॉन्सेप्ट है पूरा, किसी सीए के पास बैठिए, किसी वैज्ञानिक के पास बैठिए। आप जब बात करेंगे तो फिर निकल के आएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। आपको एक प्रोजेक्ट डेवलप करिए अपना पूरे प्लान का, कि हमको शुरुआत में पहले साल में जो है हमको 10 जानवर के साथ में, अगले साल में हमको 20 जानवर के साथ में ये इतने जमा करने हैं, उसके बाद कितने बच्चे बेचने हैं, कितना दूध बेचना है, कितना मांस बेचना है, कितना पैसा इकट्ठा करना है, फिर क्या करना आगे बढ़ के। ये पूरे प्लानिंग कम से कम 3-4 साल की प्लानिंग आपको बना के रखनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। और अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो आप ये समझिए जो है कि तमाम बैंकर्स के पास में, नाबार्ड के पास में, विभाग के पास में हर जगह योजनाएं हैं जो आपको देने के लिए हैं। लेकिन कमी क्या है कि अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे काम करने वाले ही नहीं आगे आते हैं। आपको अगर काम करना भी है तो आप ऐसे ही जाओगे खाली हाथ से कि हमको तो आप बकरी पालनी है, इसे क्या करें। नहीं, ये तरीका गलत है। आप प्लान के साथ जाइए। किसी बैंक में जब जाएंगे, किसी बैंक में जाएंगे और बैंक वाला अगर आप ये चाहते हैं कि हमको फाइनेंस कर दे, अगर हमको जो है 50-60 बकरी पालनी है, इससे ऊपर पालनी है, तो आपके घर में पूंजी नहीं है तो आपको पूंजी लेनी है बैंक से। फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस करने के लिए बैंकर हमेशा पहले पूछेगा आपके पास प्लान क्या है, जमीन क्या है, आपका प्लान कहाँ है, आपका बजट कहाँ है। वो तत्काल यही मांगेगा, प्रोजेक्ट दिखाइए आपको, और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, केवल दिमाग चीजें भरी हुई हैं, आप बनाए कुछ भी नहीं। तो इस तरीके क्या है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ में जाकर के किसी बैंकर्स के पास बैठना है। जब आपके हाथ में अपना पूरा प्लान होगा तो बैंकर्स कितना भी पैसा देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा कि विचार बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, और इसको दे करके जो है हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आप 10 लाख लिए हैं, आप 5 लाख लिए हैं, और उसी काम से आपका काम इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको बैंक जो है करोड़ों देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने इनको 5 लाख दिया था, 5 लाख इन्होंने 50 लाख बना दिया, तो अगला इनकम आपको करोड़ों दे देगा बैंक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंकर्स मित्र हैं, बहुत सारे बैंकर्स जानने वाले हैं, वो ये बोलते हैं कि अच्छी पार्टी लेके आइए, तमाम फंड पड़ा हुआ हम लोग के पास में, क्योंकि उनका लक्ष्य है लोन देना, कितना लोन दे दे लोगों को, उनको पास लक्ष्य है। लेकिन ऐसे थोड़ी देते हैं किसी को, कोई भी गया दे दिए। हाँ, क्योंकि बैंकर्स को भी अपना एक नियम फॉलो करना होता है ना, कि उसको देखना होता है कि आदमी वाजिब है कि नहीं है, आदमी है कि रहने वाला है, इसके पास खेती बाड़ी है कि नहीं है, इसके पास अपना आधार कार्ड है कि नहीं, राशन कार्ड है कि नहीं, किसकी कहाँ का है, कौन है, थोड़ा पहचान करेगा तो आपको देगा ना, फाइनेंस करेगा। तो ये पहचान जो है बहुत जरूरी होती है कि आपका प्लान क्या है और आपकी पहचान क्या है। तो आपका फाइनेंस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके पास जिस दिन प्लान हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका फाइनेंस मैं करा दूंगा किसी भी काम के लिए। बहुत दोस्त है यार जो बैंकर्स हैं, और कहिएगा तो यही मीटिंग करवा देंगे ना करके आपको, ठीक है ना। तो यही मीटिंग करवा देंगे, तो वो भी बता देंगे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा फाइनेंस करने के लिए, आप इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन आप एक विचार के साथ आगे बढ़िए, ऐसे खाली हाथ नहीं। अब दूसरी बात जो है, जो बाजार की बात आएगी, तो तरीका क्या क्या है। एक तो ये कि आप अपना काम अकेले करना चाहते हो या ग्रुप में करना चाहते हो, या आप में जो है कोई एनजीओ डालना चाहते हो या कोई फॉर्म डालना चाहते हो। एक नया कॉन्सेप्ट आजकल है एफपीओ का, कृषक उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुने आप लोग? कोई एफपीओ है किसी के पास? यहाँ पे किसी के पास एफपीओ है अपना? किसी पास नहीं है। तो अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी बना काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मैंने पूछा जब शुरुआत में आपसे कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, घर बैठ गए हो, आपको रोजगार चाहिए। तो रोजगार एक तरीका ये है कि रोजगार आपको चाहिए और रोजगार आप देना चाहते हो।
बताइए, आप खुद रोजगार देना चाहते हो या चाहिए? उसके बाद दे पाएंगे प्लानिंग से, उसके प्रोजेक्ट बनाते हम काम करेंगे तो पहले तो खुद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा और मुहैया कराएंगे। हाँ, एक तरीका ये है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास स्किल है तो वैसे आप लोग पहले से जो है बकरी पालन कर रहे हैं, आपको जानकारी है कि कैसे कैसे वास्तव में पाली जाती है, इनमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, इनका इंश्योरेंस कैसे होता है, इनका टीकाकरण कैसे होता है, नस्लें कौन सी यहाँ टिकाऊ है, इतना जानकारी अगर आपको हो गई तो आप बकरी पालन कर सकते हो। अब जहाँ पे आप 5 पाल रहे हो या 50 पाल लीजिए तब भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कैसे कैसे पलेंगे। ठीक है, संख्या आप कितनी बढ़ा दीजिए। अब जब संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे आप 5 या 10 बकरी जो है एक आदमी पाल सकता है, लेकिन जब वो 50 या 100 हो जाएंगे तो वहाँ के लिए क्या होगा, एक आदमी नहीं कर पाएगा, फिर आपको वहाँ पे 2-3 आदमी लगेंगे करने के लिए। और ऐसे ही जब आपका बाजार और बढ़ेगा कि आपको दूध पे भी काम करना है, आपको मांस पे भी काम करना है, आपको पैकेजिंग भी करनी है, ठीक है, तो आपको एक टीम चाहिए होगी। अब टीम कहाँ मिलेगी? आपको संगठन से मिलेगी। संगठन मतलब क्या है कि एफपीओ। अगर आप एफपीओ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की योजना है 10,000 एफपीओ बनाने की। 10,000 एफपीओ बनाने के हैं और अभी तक जो है करीब 700 तक एफपीओ बन चुके हैं। अभी भी लक्ष्य है, अगर यहाँ पे बकरी पालन का कोई एफपीओ सीतापुर में नहीं है अभी तक। यहाँ पे कुल जो है लगभग 46-47 एफपीओ बन चुके हैं। 46-47 एफपीओ यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में बन चुके हैं, लेकिन शायद बकरी पालन पे कोई नहीं है। और आप लोग मिलकर अगर बनाना चाहेंगे तो बन सकता है एफपीओ बकरी पालन का, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम करेगा। तो जो है इस पे बनाने के लिए क्या है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो बड़ी अच्छी हैं। आपको जैसे कंपनी काम करती है, कंपनी के नियमावली के तहत आपको अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा। एक रजिस्टर्ड संस्था के तहत आपको जो है कंपनी एक्ट के तहत आपको किसी नाम को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। देखो ना, किसी भी कंपनी का अपना एक नाम होता है, वो यूनिक होता है, उस नाम से वही कंपनी है, उस नाम को दूसरी कंपनी नहीं रख पाएगा। रिलायंस का है, टाटा का है, महिंद्रा का है, बिरला का है, सबका अपना अपना अलग। ये लोग भी जब अपनी कंपनी रजिस्टर कराए होंगे तो शुरुआत में ऐसे रहे होंगे जैसे आपको, लेकिन धीमे धीमे करते करते कंपनी इतनी बड़ी बन गई जो है तो उसमें अनगिनत लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपका उसी एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत जो है टाटा खड़ी हुई है, ये रिलायंस खड़ी हुई है, उसी कंपनी एक्ट के तहत आपका एफपीओ भी रजिस्टर्ड होगा। नहीं, वो देखिए ऐसा है ना कि जो आपका चिटफंड कार्यालय होता है, जहाँ पर जो है आपका पंजीकृत कार्यालय, जहाँ पंजीकरण हो किया जाता है, वहाँ पे एनजीओ भी बनते हैं, एफपीओ भी बनते हैं, लिमिटेड भी बनते हैं, सहकारी भी बनते हैं, तमाम अलग अलग माध्यम हैं रोजगार के। तो उसमें अगर आप एफपीओ बनाना चाहते हो तो अपने एफपीओ को पंजीकृत कराने के लिए कम से कम आपको 5 लोग को, 5 बीओडी जो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5 निदेशक, एक ही भाषा है, चाहे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लीजिए, चाहे निदेशक कह लीजिए, चाहे मालिक कह लीजिए। जो डायरेक्टर होता है वही मालिक होता है। ये 5 बीओडी आपको चुनाव करके रखने पड़ेंगे एक एफपीओ को चालू करने से पहले, जो एक विचारधारा के होंगे। अगर उनकी विचारधाराएं अलग अलग होंगे तो आपकी कंपनी अगले दिन ही टूटने वाली है। अगर एक ही विचारधारा के 5 लोग होंगे कि नहीं हमको इसी पे काम करना है और इसी पे आगे बढ़ना है, एक थीम को लेकर के, भटकाव नहीं चाहिए कि हम बकरे पे काम चालू किए उसमें जो है आप जो है चावल पे जोड़ दिए, गेहूं पे जोड़ दिए, सरसों पे जोड़ दिए, सब कुछ जोड़ दिया करके, और आपको तमाम रास्ते उसके हो गए, फिर पता ही नहीं कि हमको आगे कहाँ बढ़ना है। तो आपको अगर एक रास्ते पे आगे बढ़ना है तो ऐसे विचार के लोगों को आगे इकट्ठा करिए। 5 लोग ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक होते हैं कंपनी के, और
और ऐसे ही 5 लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने वाले, सपोर्टर होते हैं, जो कभी भी आपकी कंपनी कहीं से डाउन जा रही है, गिरने वाली है, आर्थिक संकट है, तो 5 लोग ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। इनका भी नाम आपको रखना पड़ता है, ठीक है। और ये जब 10 हो जाए तो 10 के पास कम से कम अपनी जमीन होनी चाहिए। आप किसान हो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और किसान हो का प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है? आपके खतौनी से, कि आपके पास खेत है, खतौनी आपकी है, आप खेती बाड़ी करते हो, ठीक है ना। तो ये खतौनी आपको एफपीओ बनाओगे तो जरूरी होती है। अगर आपके पास खेत नहीं है अपना, तो उस जगह पर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति की जिसके पास खेती है उससे आप उसकी जमीन को लीज पे ले लीजिए एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। और उसको एक प्रमाणीकरण होता है जो आपके जिले के अथॉरिटी, जो आपके निर्देशक है कृषि के, वह और प्रधान, ये लोग प्रमाणित कर देंगे कि इनकी जमीन इनके द्वारा जो है इतने साल के अनुबंध पे ली गई है और आप खेती करते हैं उस पर, ठीक है, एक अनुबंध हो जाता है। तो इससे ये मान लिया जाता है कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो, वह आपका जो पेपर होता है वो लग जाता है दस्तावेज में। अगर आपके पास खेती नहीं है तो ये आप समझ लें। और ये जब 10 लोग हो जाएंगे तो आप अपने किसी एक यूनिक नाम के साथ में जाइए, जो नाम आपने सोच रखा है कि हमारी कंपनी का नाम ये होगा, जो अन्य किसी के नाम पर नकल नहीं होगा, वो नाम आपका होगा। उस नाम को आप जाकर के कार्यालय में पंजीकृत करा लीजिए अपने नाम से कि हमारा नाम ये हो गया अभी, ठीक, वो आपके नाम दर्ज हो गया, तो आपकी कंपनी का वहाँ पर पंजीकरण हो गया। अब इसमें है क्या कि जो आपका एफपीओ बन रहा है, एफपीओ बनाने के लिए वास्तव में तो ऐसे जो है नाबार्ड को बोला गया है, एसएफईसी को बोला गया है, और जो है एक दो संस्थाएं और हैं, 2-3 संस्थाएं जिनको नामित किया गया है गवर्नमेंट के तहत। लेकिन ये संस्थाएं डायरेक्ट रूट लेवल पे काम नहीं कर रही हैं, ये तमाम ऐसे लोगों को लॉन्च की है जो इनको जो है सहयोग कर रही हैं। इनको बोलते हैं CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, CBBO बोलते हैं। तो CBO जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं PO बनाने के लिए। आप जब जो है अपने किसी निदेशक के पास जाओगे जिले में, तो वो आपको बता देंगे कि आपके ब्लॉक में कौन सा CBO काम कर रहा है, हर गांव में कौन सा काम कर रहा है, बिस्वा में कौन सा काम कर रहा है, लहरपुर में कौन सा काम कर रहा है, कौन CBO कौन सा ब्लॉक में नामित है। और आपके यहाँ पे अभी जितना लक्ष्य था, लक्ष्य में कुछ अभी बचा हुआ है कि पूरा हो चुका है, ये आप पता कर लेंगे तो आपका एफपीओ जो है फ्री में बन जाएगा, सरकार के पैसे से बन जाएगा। उसमें जो भी लागत आती है 35,000-40,000 लागत आती है बनाने में। CBO जो है आपको ये ऑफिस के अलग अलग होते हैं, इनका नाम आपको मिल जाएगा जो उप कृषि निदेशक है जिले में होते बैठक करते हैं ना, जिला कृषि अधिकारी होते हैं, उसे मिल जाएगा, ये बता देंगे। ये जमीन होनी चाहिए सर इसके लिए? जमीन का कोई ऐसा नहीं है कि जमीन आपके पास बहुत ज्यादा हो, अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत कम भी है, कम से कम 1 एकड़ एक नाम पे हो, ठीक है। एक आदमी के नाम अगर 1 एकड़ हो तो ठीक है। और जमीन आपको बस ये है कि आप किसान हो, बस खतौनी हो, चाहे वो 100 बीघे की भी हो, 3 बीघे की भी हो, सब भी काम चल जाएगा। एक मिनिमम, हाँ, डीलर से लेकर जो हाँ। देखिए प्रक्रिया क्या है कि जो आपका समूह है, समूह जो है वो एक सबसे नीचे दर्जे का आपका स्टेप है। पहले क्या था कि जब हमने इस पे विचार किया कि हम इकलौते किसान को कोई लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, लगभग 140 पहुंच गया है। तो अब आप ये समझिए कि किसी भी योजना को अगर हम जो है 1% to 1% बताने जाएं
वन बाय वन सबको बताने जाएं कि ये योजना है तो बता पाएंगे? हाँ? किसी योजना को हम घर घर देना चाहें तो कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा है। तो विचार ये आया जो है कि अगर हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं कि हम समूह बनाए, सबसे पहले यही था कि महिलाओं का पुरुषों का समूह बनाया गया, समूह बना करके आपको काम दिया गया, लेकिन समूह कहीं न कहीं पे जो है वो आपके उत्तर भारत में बहुत फेल हो गए। आपके दक्षिण में तो सफल हुए, लेकिन यहाँ यूपी में समूह बहुत बने, बहुत पुराने समय बन रहे हैं समूह, लेकिन सब डेट पड़े हुए हैं, असम नहीं है। तो समूह का अगला रूप जो है वो आपका FIG करना है, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप। FIG होती है फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, और यही FIG जो है आपको आगे चल के आपका FPO बनाती है, ठीक है ना। तो आपका जो ये SHG है, SHG को ही कन्वर्ट करके आप जो है FIG का FPO बना सकते हैं, ये आपका आईने बन जाएगा। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बातें बताई कि कम से कम आपका विचार और आपके लोग ऐसे हो कि उसमें कभी ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी तो बन गई, आपने बड़े सपनों के साथ में अपना काम किया, आगे बढ़ाया, लेकिन अगले दिन ही जो है जैसे पैसा आया तो पैसे आते ही फूट पड़ गई।